नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। आज 5 के पंच की पहली खबर ईरान से जुड़ी है, जहां पर इन दिनों जमकर प्रदर्शन हो रहा है। जनता सड़क पर है, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। वहीं 5 के पंच की दूसरी खबर की बात करें तो ये खबर पश्चिम बंगाल से है, टीएमसी से जुड़ी हुई है। ईडी के छापे के बाद आज कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं 5 के पंच की तीसरी खबर की बात करेंगे तो ये खबर बालूद से है, जहां पर जम्बूरी का आगाज हो गया है और इस आयोजन को लेकर चल रहा विवाद भी खत्म हो गया है। वहीं 5 के पंच की चौथी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद हो गया है। और 5 के पंच की पांचवी और अंतिम खबर की बात करेंगे तो यह दंतेवाड़ा से रहेगी, जहां पर एक बार फिर से 63 नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो ये 5 के पंच की 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। पहली खबर ईरान की रहेगी, जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की तस्वीर आ रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर का रुख कर लेते हैं, जो ईरान से है। दरअसल ईरान की जनता सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है और एक बार फिर से यह प्रदर्शन हिंसक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। 13 दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बीच गुरुवार रात को हालात और खराब हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें ब्लॉक की, आग लगाई, लोग खामेनेई को मौत और इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हुआ जैसे नारे लगा रहे हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में हैं। उन्होंने ये आखिरी लड़ाई है, शाह पहलवी लौटेंगे के नारे लगाए। अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक 45 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई है। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है और ईरान में सेना को अलर्ट पर रखा गया है। बहरहाल ये जान लीजिए कि देश भर में जनजी आक्रोश में है। इसका कारण है आर्थिक बदहाली। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। साल की शुरुआत से रियाल की कीमत जो है वो लगभग आधी हो चुकी है। यह महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। खाद्य वस्तुओं की कीमत 72% और दवाओं की कीमत में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा साल 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने आम लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। तो ईरान में एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की वजह यह है कि ईरान लगातार महंगाई बढ़ रहा है, इसलिए मौजूदा सरकार और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, ये ईरान में जो कुछ हो रहा है ये पहली बार नहीं है। पहले हमने श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा और अब ये ईरान तक पहुंच गया है, जहां पर युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। क्या आसान रहने वाले है अभी का आंदोलन ईरान की मौजूदा सरकार के लिए? नदीम जी, देखिए, ईरान के इस आंदोलन और पहले के आंदोलन में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। देखिए, ईरान में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। महिसा अमीनी को लेकर भी प्रदर्शन हुए, लोग नाराज भी है। वहां पर कुर्द भी है जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ रहे हैं, वहां पर सुन्नी है वो भी खिलाफ रहे हैं। लेकिन पहली बार वहां के जो राष्ट्रपति है उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जनता से ये कहा है या युवाओं से कहा है कि वो उनकी समस्याओं को हल करने में असमर्थ है। मतलब जो लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया चेहरा है वो असमर्थता दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि वो जवाबदेह ठहरा रहा है वहां के जो धर्मगुरु है उनको। और अभी तक धर्मगुरु के प्रति, चूंकि इमाम के प्रति गहरा सम्मान रहा है खामनेई के प्रति, लेकिन अब शिया भी सड़कों पर है, युवा भी सड़कों पर है।
तो राष्ट्रपति जो है उन्होंने अपने आप को मतलब इस मामले में बहुत स्पष्ट जनता से कह दिया। यही कारण है कि अब लोग सड़कों पर है और अभी खामने की सत्ता इसलिए बनी हुई है क्योंकि उनका सेना पर और अर्धसैनिक बलों पर नियंत्रण है, क्योंकि जो अर्धसैनिक बल और सेना के जो जवान है वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह नहीं है, धर्मगुरु के प्रति जवाबदेह है। तो ये जवाबदेही कब तक चलेगी? यदि बिल्कुल जवाबदेही बिल्कुल तय होनी चाहिए थी। हर जगह पर लोकतंत्र की एक अपनी मर्यादा होती है। लेकिन ब्रह्मदीप अलूने जी, अमेरिका जो है उसको हमेशा से इसके लिए वहां के सुप्रीम कमांडर मौजूदा सरकार दोषी ठहराती रही है कि अमेरिका जो है उनके देश को अस्थिर कर रहा है, उनके देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं, देखिए इसको आप अमेरिका या इजराइल के बूते लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सकते। आपको यदि सत्ता में बने रहना है तो आपके देश की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा और वो महंगाई पर काबू पाने में असमर्थ रहे। सऊदी अरब ने अपने आप को बनाए रखने के लिए जनता का, जबकि सऊदी अरब में लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है, लेकिन सऊदी अरब का भी आधुनिकीकरण हो रहा है, वहां भी दुनिया की कंपनीज आ रही है। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान के धर्मगुरु जो है इजराइल और अमेरिका के विरोध में अपने देश का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। वो एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं जो विरोध पर आधारित है, लेकिन वहां के युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। और वहां के युवा भविष्य चाहते हैं, वो अमेरिका से बेहतर संबंध चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया भर में वो पढ़ने जाए, दुनिया भर के विद्यार्थी ईरान आए। और सबसे बड़ी बात है कि 1979 के पहली बार, इतने 5वें दशक में पहली बार ये वहां पर नारे लग रहे हैं कि खामनेई सत्ता को छोड़ दो, खामनेई को जाना होगा। ये बहुत अभूतपूर्व है। और बिल्कुल, तो क्या ये माना जाए कि जो रजा पहलवी पहुंचे हैं, क्या माना जाए उनके लिए इस बार रास्ता आसान है? क्या ईरान फिर से एक नए हाथों में जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए पूर्ण संभावना है, क्योंकि वेनेजुएला में जैसा कुछ हुआ है, बदलाव हुआ है और ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि जनता को यदि कुचला गया ईरान में तो अमेरिका खामोश नहीं बैठेगा। मतलब यह है कि वहां पर युवा जो है वो मनोवैज्ञानिक तौर पर उनको बढ़त हासिल हो गई है। 1979 में जो खुमैनी, आयतुल्ला खुमैनी, वो भी फ्रांस से ऐसे आए थे एक विमान के जरिए और उन्होंने बदलाव कर दिया था। जैसा विरोध प्रदर्शन हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पहलवी राजवंश जो है वो एक बार फिर आ सकता है और एक बार फिर यूरोप का जो भविष्य है वो जो ईरान का भविष्य है वो यूरोप से जुड़ सकता है। ऐसी पूर्ण संभावनाएं बन रही है। नदीम जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर। लेकिन देखिए, ईरान में जो कुछ हो रहा है वो बेहद अहम है और देखना होगा कि ईरान की सरकार इसको किस तरीके से हैंडल करती है और क्या आने वाले वक्त में, जिस तरीके से ट्रंप कहते रहे हैं कि वो अगर हिंसक प्रदर्शन हुए और ईरानी सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई तो अमेरिका जो है वो कार्रवाई करेगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ बदलते हैं ईरान के हालात। फिलहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात पश्चिम बंगाल की खबर की करेंगे, जहां पर इन दिनों ईडी की कार्रवाई पर जमकर सियासत हो रही है और टीएमसी और उनकी मुखिया ममता बनर्जी जो है वो सड़कों पर उतर आई हैं और प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। आईपैक ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में मार्च निकालते नजर आई। ये मार्च ममता ईडी की छापेमारी के खिलाफ विरोध में था। बता दें कि पश्चिम बंगाल में आईपैक ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड के बाद राजनीति गर्मा गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में टीएमसी के 8 सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस उन्हें वहां से फौरन हटा दिया। जिन 8 सांसदों ने विरोध किया उनमें शताब्दी रॉय, डेरेक ओबरॉयन, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद समेत कई लोग शामिल थे। पुलिस ने इन लोगों की झड़प होने की खबर मिली। वहीं कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी भी कथित कोयला तस्करी घोटाले के सिलसिले में आईपैक ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड के बाद शुक्रवार 9 जनवरी को कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करी। विरोध प्रदर्शन के दौरान शताब्दी रॉय ने कहा कि उन्होंने कल गुरुवार को ईडी की टीम भेजी और उन्हें चुनाव के समय सब कुछ याद आता है। वे चुनाव के दौरान ईडी, सीबीआई की टीमें सिर्फ जीतने के लिए भेजते हैं, लेकिन वे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको बता दें कि ईडी ने कोलकाता में छापेमारी कार्रवाई की थी। इस दौरान ममता बनर्जी एक पब्लिक रोड पर आईपैक ऑफिस गईं और सेंट्रल एजेंसी पर पार्टी से जुड़े डेटा, लैपटॉप, मोबाइल फोन और स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स को गैर कानूनी तरीके से जब्त करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने रेड के दौरान डेटा ट्रांसफर किया, इसे क्राइम कहा और गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की चुनौती भी दी।
तो ये तस्वीरें तब की है जब ममता सड़कों पर उतर आई, विरोध मार्च किया और सरकार पर जमकर हमला बोला और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। वो बीजेपी नहीं जीत सकती, बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। जो भी करने इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी करने जो भी आप देख ले कि देश के लोग देख ले कि निर्वाचित सदस्य एमपी को कैसे दिल्ली पुलिस। पश्चिम बंगाल में चुनाव इसी साल होने हैं, लेकिन उससे पहले जमकर सियासत हो रही है और अभी से पूरी तरीके से मोर्चेबंदी हो चुकी है। आईपैक के ऑफिस पर ईडी की छापेमारी हुई, लेकिन इसी छापेमारी के दौरान अचानक से बीच में पहुंच जाती हैं ममता बनर्जी और तमाम वो अहम दस्तावेज जो आईपैक के स्टूडियो में उनके ऑफिस में रखा हुआ होता है उसे निकाल लेती हैं ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो। और इसके बाद आज जो है मोर्चाबंदी दिल्ली से कोलकाता तक, दिल्ली में सांसदों की टीम जो है वो धरना प्रदर्शन करने पर उतरती है और पश्चिम बंगाल में खुद सड़कों पर ममता बनर्जी उतरती हैं और वहां पर प्रदर्शन करती हैं और प्रदर्शन करते हुए कहती हैं कि कल का दिन मेरे लिए पुनर्जन्म जैसा है। और चलिए इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुमित जी, मेरा आपसे पहला सवाल तो यही है, एक ईडी केंद्रीय एजेंसी है जो कहीं पर भी अपना काम कर सकती है, वो जब कार्रवाई करने जाती है तो बीच कार्रवाई में मुख्यमंत्री आती हैं और कई जो डॉक्यूमेंट्स लेकर चली जाती हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो सरकारी कामों में दखल दे रही हैं टीएमसी की मुख्यमंत्री। देखिए, केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, चाहे वो आपके चुनाव आयोग हो गए और ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, ये आज संवैधानिक पद पर है कहाँ? ये तो भाजपा की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। केवल विपक्ष के यहाँ जा करके केवल कार्रवाई करना, अपने आप मुझे बताइए 2014 के बाद से कितने घोटालों में जो लोग लिप्त थे वो तो भाजपा में आ गए, उनकी फाइल पे क्या हुआ? सीबीआई ईडी केवल चुनाव के समय पे एक्टिव होती है, केवल चुनाव के समय पे। बड़े शर्म की बात है जिस तरीके से आप सीबीआई ईडी का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में आपको ये दिखाएगा कि कितनी तेजियों से आपने विपक्ष के नेताओं को आवाज दबाने की और उनको डराने की कोशिश करी है सीबीआई ईडी से, वो उतनी ही तेजी से आपको भी रिटर्न मिलेगा। लेकिन सर, बड़ा सवाल तो ये है ना कि एक तो कोई क्षेत्रीय दल या कोई राजनीतिक दल तो नहीं बताएगा कि ईडी को कब छापेमारी करनी है, और दूसरी बात है कुछ तो बात रही होगी तभी तो ईडी ने छापेमारी की है। सीबीआई ईडी काम करे ना, सीबीआई ईडी निष्पक्ष काम करे तो हम जाने। केवल भाजपा को छोड़ करके जितने विपक्ष के नेता हैं सभी क्या सीबीआई ईडी काम कर रही है? आप मुझे बताइए कितने नेताओं को पकड़ा इन्होंने सीबीआई ईडी ने? भाजपा के कितने नेताओं को पकड़ा? जबकि सभी जगह हो चुका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, वो भी घोटाले में शामिल थे। आप मध्य प्रदेश में देखिए शिवराज सिंह चौहान क्या थे। इन लोगों ने कितना काम करा सीबीआई ईडी ने। पर जब ये देखा जाता है, जब चुनाव आता है सीबीआई ईडी एक्टिव हो जाती है, उससे पहले याद नहीं आती कि चुनाव केवल बदनाम करने का जिस तरीके से खेल खेल रहे हैं। अरे सर, आपको बदनाम कर रहे थे तो बता ना देते, पूरी जांच पड़ताल करवा देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आप में कुछ गलत नहीं है तो कागजात लेकर जाने की क्या जरूरत है? देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी तो वहाँ की जनता इस बार इनका सही से करेगी। जिस तरीके से ये बंगाल वासियों को और वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है, ज्यादा दिन दूर नहीं है, ज्यादा दिन करीब है इनके विदाई में। बंगाल से विदाई करके रहेंगे और उसके बाद देश से भी विदाई करके हम लोग रहेंगे। आप कितना उत्पीड़न कर लीजिए सीबीआई ईडी के द्वारा, हम लोग डरने वाले नहीं है और ना डरेंगे। आप आइए चुनाव लड़िए ना, और आप सीबीआई ईडी के सर वही तो बात है ना, वो चुनाव लड़ेंगे लेकिन अभी तो चुनाव में बहुत समय है। ऐसे में ईडी कार्रवाई कर रही थी तो कार्रवाई करने देते, अब उसको विक्टिम कार्ड के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हम इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, सड़कों पर उतर के लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन तब तो बड़ा सवाल यह भी बन जाएगा ना कि आज ईडी की कार्रवाई को पश्चिम बंगाल में रोका गया, कल कर्नाटक में रोका जाएगा, परसों हिमाचल में रोका जाएगा, तो इस सिलसिले में देखें तो कभी ईडी कार्रवाई नहीं कर पाएगी क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल कहेंगे कि ये तो हमारे खिलाफ काम हो रहा है। सीबीआई ईडी काम करे, निष्पक्ष काम करे, हम भी देखना चाहते हैं और पूरा विपक्ष देखना चाहता है कि इन्होंने कितना निष्पक्ष होकर के काम करा। अपने नेताओं को कितनी बार पकड़ा, कितने सीबीआई ईडी ने जो भाजपा में शामिल हो गए अन्य पार्टियों के लोग, इन लोगों ने कितनी बार उन्हें बुलाया अपने दफ्तर में, कितनी बार जांच करी। आप करिए ना,
तो हम लोग ठीक है, समझेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए सुमित मल्होत्रा जी, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। तो पश्चिम बंगाल चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही जमकर यहां पर माहौल जो है तनावपूर्ण बना हुआ है सियासी तौर पर। यहां पर जो है बीजेपी और टीएमसी आमने सामने नजर आ रहे हैं। टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर बीजेपी और ईडी को चैलेंज कर रहे हैं। और फिलहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करते हैं। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां पर जंबूरी का कार्यक्रम जो है वो शान और शौकत के साथ आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में जो है वो कई बड़े नेता शामिल हुए। जंबूरी को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो चुका है, जिसके बाद बालोद जिले में नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी का शुभारंभ राज्यपाल रामेन रेखा ने किया। जंबूरी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बच्चे शामिल हो रहे हैं। जंबूरी का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पर किया जा रहा है। इस जंबूरी में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक सुआ और डंडा नृत्य भी शामिल किया गया है। इस पर हजारों विद्यार्थी एक मंच पर नृत्य की प्रस्तुति देंगे। यह आयोजन विविधता में एकता का अद्भुत संदेश देगा, जिसमें भारत से 11,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हो रहे हैं, जहां विदेशों में 400 स्काउट्स गाइड्स भी शामिल हो रहे हैं। बता दें कि बालोद जिले के दुधली गांव में आयोजित जंबूरी 13 जनवरी तक चलेगी। जंबूरी स्थल खासियत यह है कि 146 एकड़ में यह फैला हुआ है, जहां एक अस्थायी शहर बसाया गया है। माननीय विजन भी एक चिंता वाजिब है कि उनका ऐसा कहना है कि स्काउट का अलग नियम होता है, स्काउट की अलग परंपराएं होती है। यही चीज तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जो पुराने लोगों ने जो बिना जाने समझे जो दोषारोपण सरकार के ऊपर सीधा कर दिया, उनको समझना चाहिए स्काउट की कार्य पद्धति, कार्य संरचना और नीति नियम अलग होता है। ये लोग जान नहीं पाए और बेवजह आक्षेप लगाने का काम कांग्रेसियों ने किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में इस समय एक और तस्वीर को लेकर जमकर सियासत हो रही है और इस बार ये तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में जबलपुर में राजनीतिक बवाल मचा दिया। उन्होंने गौरी घाट में गंदे नाले का पानी नर्मदा नदी में मिलने का दावा करते हुए तस्वीर पोस्ट की। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा कि सीवेज का पानी सीधे नर्मदा में मिल रहा है। इस विवाद में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी कूद पड़े। उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि फोटो काफी पुरानी है और अब गौरी घाट पर गंदे नाले का पानी सीधे नर्मदा में नहीं मिलता है। नगर निगम ने समस्या का पूरी तरह से समाधान कर लिया है। मंत्री ने आगे बताया कि आने वाले समय में गौरी घाट को सरयू तट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सभी नालों को एसटीपी से जोड़ा जाएगा ताकि नदी का पानी शुद्ध रहे। इसके साथ ही राकेश सिंह ने खुद गौरी घाट से आदि शंकराचार्य चौक तक के इलाके का निरीक्षण किया। तो मध्य प्रदेश में एक और तस्वीर इन दिनों सियासी बवाल का केंद्र बनी हुई है। ये तस्वीर शेयर की है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने गौरी घाट में गंदे नाली का पानी नर्मदा में मिलने का दावा करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा कि सीवेज का पानी सीधे नर्मदा में मिल रहा है। इस विवाद में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी कूद पड़े। उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया है और कहा कि ये फोटो काफी पुरानी है और अब के हालात जो है वो बदल चुके हैं। गौरी घाट पर गंदे नाले का पानी सीधे नर्मदा में नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी ओर दिग्विजय सिंह ने एक तस्वीर साझा करके फिलहाल सियासी उबाल ला दिया है। तो मंत्री राकेश सिंह ने दिग्विजय सिंह के दावे को खारिज किया है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी, देखिए मंत्री जो हैं राकेश सिंह वो मौजूदा परिस्थिति क्लियर करके कह रहे हैं कि अभी के हालात बदल गए हैं, पूरी तरीके से गंदा पानी जो है वो नाले का पानी नदी में नहीं जाता है। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट किया है वो भ्रामक है। क्या कहेंगे आप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, दरअसल आप खुद जाएं और देख लें, भोपाल में ही जो आपका बड़ा तालाब है उसमें नाले सीधे तौर पर मिल रहे हैं। आप जबलपुर जाइए, जबलपुर में देखिए नाले सीधे तौर पर मिल रहे हैं।
सारी जगहों पर एक भी जगह आप देखेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है। ये भ्रामक दावा नहीं है, ये सच्चाई पे दावा है। भाजपा उन मुद्दों पर भी विफल रही है जो सत्ता तक उसकी सीढ़ी बने हैं। भोपाल में गौ मांस मिल रहा है, हमारी जो पवित्र नदियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, जो हमारे पवित्र जो पहाड़ हैं, आदि हैं, जंगल हैं, वो सब खोद दिए गए हैं। तो दिग्विजय सिंह साहब ने जो दावा किया है वो सच्चाई पर आधारित है, कोई भी भ्रामक बात सच्चाई पर आधारित है। खुद जो मंत्री हैं राकेश सिंह, उन्होंने गौरी घाट से आदि शंकराचार्य चौक तक निरीक्षण किया है और उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है। पहले की ये पुरानी तस्वीर शेयर करके जो है वो भ्रम फैलाया जा रहा है। आप कहना चाहते हैं कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, तो आप ये बताओ कौन सा मंत्री सही बोल रहा है इनका? क्या कैलाश विजयवर्गीय सही बोल रहे हैं? क्या राकेश सिंह सही बोल रहे हैं? राकेश सिंह अपने जो उनका डिपार्टमेंट है, जो पुल का, सड़कों का, उनकी तो हालत देख लें। जो नगरी निकाय के जो डिपार्टमेंट है उस पर तो दावा बाद में करें, वो अपने डिपार्टमेंट देख लें। भोपाल में कितनी सड़कें धंस गई हैं, 90 डिग्री ब्रिज बना है। तो सबसे पहले राकेश सिंह जी अपने डिपार्टमेंट का मुआयना करें। आप तो हमारे साथ चलिए ना, हम दिखाएंगे। वो झूठे तस्वीरें आएंगे तो सर जी जरूर चलेंगे आपके साथ। जब आएंगे वहां पर तो आपके साथ जरूर चलेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अजय धवला हमारे साथ धवले हमारे साथ जुड़ गए, माफ करिए, अजय धवले हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी देखिए, वो कह रहे हैं कि ये तस्वीर जो है, मंत्री जी जो कह रहे हैं कि अभी के हालात सुधर गए हैं, वो गलत है। उनके मुताबिक अभी भी परिस्थितियां वही हैं, नाले का गंदा पानी अभी भी नदी में जा रहा है। देखिए, मूल रूप से दिग्विजय सिंह जी को और समूची कांग्रेस को समझना चाहिए कि जो जिस प्रकार से ढोंग और आडंबर का काम करते हैं, मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उसके जल को अविरल बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए प्रयासरत है। हम देखेंगे कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण नदी के पुनरुद्धार के लिए जो महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, उसी के तहत मध्य प्रदेश में भी अविरल निर्मल नर्मदा योजना का काम शुरू है। लगभग 2,500 करोड़ रुपए का इसका प्रथम चरण का काम जिसमें संपादित है किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर के क्षेत्र से नर्मदा जी गुजरती है। वो ठीक है सर, वो ठीक है, लाखों करोड़ खर्च करते हैं, योजनाएं हैं, सरकार अविरल बनाना चाहती है। तो ये जो तस्वीर शेयर किया है पूर्व मुख्यमंत्री, उसके बारे में बताइए। देखिए, नर्मदा जी के जल को निर्मल और अविरल बनाने के लिए 54 शहरी क्षेत्रों में जिस प्रकार से एसटीपीज बनाने का काम चल रहा है, एसटीपीज को फंक्शनल, जो पूर्व के एसटीपी है उनको फंक्शनल बनाने का काम किया जा रहा है। चाहे हम भेड़ाघाट की बात कर ले, हम जबलपुर की बात कर ले, हम मंडला की बात कर ले, नर्मदापुरम की बात कर ले, बुधनी की बात कर ले, इन सारे क्षेत्रों में किस प्रकार से नर्मदा में ये जिस प्रकार से दूषित जल मिलाया जाता था, अव्यवस्थित शहरीकरण की वजह से ये जो सारी दिक्कतें आती थी, उनको व्यवस्थित करने के लिए सरकार अपने अपने दावे हैं अजय जी, लेकिन उस सवाल का जवाब आप नहीं दिए जिसका फोटो का जिक्र किया गया है। खैर, बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। डॉक्टर विक्रम चौधरी आपका, डॉक्टर अजय धौले, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें जो है वो शेयर करने के बाद जबलपुर में इन दिनों जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी जहां वो भ्रम फैलाने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये तस्वीरें अभी की हैं और हालात नहीं बदले हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर एक बार फिर से नक्सल अभियान के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है और नक्सलियों ने बड़ी संख्या में सरेंडर किया है। और इस बार 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 18 महिला नक्सली भी शामिल है। यह घटना राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। आत्मसमर्पण करने वालों में पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन कड़ती भी शामिल है, जिसने अपनी पत्नी के साथ आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों पर कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।